फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी जो सीरीज है ये सेकंड क्लास रहने वाली है। 11 डेज मैंने आपको बताया था, 11 डेज में हम 22 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा की उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास आपके एचटेट के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ ये HCS 2024 एंड HSSC TGT का जो एग्जाम होने जा रहा है उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ये जो क्लासेस हैं इसमें ना आपको 2 डिस्ट्रिक्ट डेली की देखने को मिलेंगी और ये हम 11 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने आपको पहले 2 डिस्ट्रिक्ट करा दी हैं और उसकी जो क्लास है वो जो है प्लेलिस्ट में बना दूंगी, हरियाणा जी के 2000 टारगेट 2024 के नाम से आपको मिल जाएगी, या फिर हरियाणा जी के एचटेट और इन नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। तो आप वहां से जाकर चेक कर लेना इन क्लासेस को एक बार, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ एंड भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये आपके साउथ की रेंज में पढ़ते हैं वैसे भी, तो मैंने सोचा इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को आज पढ़ाया जाता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास पढ़ना। अगर मान लो आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ मान लो आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और तीनों ही लेवल की में से किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए आपको सीडीपी के और हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये जो नोट्स है ना वैसे तो पेड रहने वाले हैं, बट बहुत रीजनेबल प्राइस है। यहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही हो जाएगी। और ये जो नोट्स हैं सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है, मतलब प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैंने सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं और ये सारे के सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वही टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं हरियाणा जीके को पढ़ना। आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। एक बार हम इसके पेज को स्मॉल कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए एंड देन हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अब हमारा जो पेज है वो थोड़ा सही हो गया। तो अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, मैंने आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था कि 1 नवंबर 1966 को आपके हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आते हैं और उनमें से मैंने आपको करनाल तो पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये जैसे आपके हरियाणा में 7 जिले जब अस्तित्व में आए थे, जिसमें से था घर जम्मू कश्मीर में, GHAR घर JK में, ठीक है ना। तो यहाँ पर G से आपका गुरुग्राम था, H से आपका हिसार, A से आपका अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से क्या है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपके 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आते हैं। अब इसके स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को होती है। एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया जो है वो 1899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नारनौल महेंद्रगढ़ में है, क्योंकि ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी का हेडक्वार्टर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। जितने भी ऑफिशियल काम है वो सभी कहाँ होते हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर मतलब नारनौल में स्थापित किया गया। यानी कि जितने भी ऑफिशियल काम है वो सब कहाँ पर होते हैं, नारनौल में होते हैं। तहसीलों की अगर हम बात करें तो तहसील में महेंद्रगढ़ खुद इसकी तहसील है, नारनौल है, अटेली है, कनीना है और नांगल चौधरी है। खंड की बात कर लेते हैं तो खंड में अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली, ठीक है। इसके बाद निजामपुर और सीमा। ये ना बस आपको इसको रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको एक बार रीड कर लेना है। रीड करने से क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीजें जो है वो एक थोड़ी सी स्टक हो जाती हैं। यानी कि हमें जब एग्जाम में मान लो इनमें से कुछ आ जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं, तो अब इनको टिक कर सकते हैं कि हमने इसको वहां पढ़ा था। इनको रटने की नीड नहीं होती है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर 9 लाख प्लस लोग रहते हैं। जैसे कल मैंने आपको करनाल बताया था, करनाल में 15 लाख प्लस लोग थे। ऐसे रेवाड़ी बताया था, रेवाड़ी में भी 10 लाख के आसपास के लोग जो थे वो निवास करते हैं। तो महेंद्रगढ़ में भी 9 लाख के आसपास की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 895 लिंगानुपात है यहाँ का, जो आपके हरियाणा से ज्यादा है। मतलब उस टाइम के आंकड़ों 2011 के आंकड़े हैं, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 879 है। टोटल की बात करेंगे तो कितना है, 879 है।
लेकिन यहाँ पर जो टोटल है महेंद्रगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 895 है। लेकिन अगर आपसे आज की तारीख में पूछा जाता है तो आज की तारीख की अगर बात की जाए तो आज आपके जो हरियाणा है, हरियाणा का लिंगानुपात 900 प्लस है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है वो जो मैंने आपको बताए हैं याद रखने हैं। आपको अब ये टिक कौन सा करना होगा ये आपके डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। मान लो आपसे ऑप्शन में न्यू आंकड़ा दिया जाता है तो आपको न्यू ही टिक करना होगा। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 77% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर साक्षरता जो है वो अच्छी खासी है। जैसे कल हमने पढ़ा था रेवाड़ी के बारे में, रेवाड़ी में ना पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में आपके ऑल ओवर एजुकेशन ज्यादा है। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रही हूं तो आपको याद रखने हैं। जनघनत्व की बात करते हैं तो 486 यहाँ का जनघनत्व है। और इसके अब हम नामकरण पर चलते हैं, यानी कि इसका नामकरण जो है वो महेंद्रगढ़ कैसे रखा गया। महेंद्रगढ़ की स्थापना राजा नरेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर हुई थी। यानी कि एक राजा थे जिनका नाम नरेंद्र सिंह था और उन्हीं के बेटे हुए महेंद्र सिंह, जिनके नाम पर क्या रख दिया गया, इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया गया। पहले महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम था उसका नाम क्या था, कानोड़। और ये ब्राह्मण जाति थी, कानोड़ जो थी वो ब्राह्मण जाति थी और ब्राह्मण जाति के नाम पर इसका नाम कानोड़ रख दिया गया। यहाँ पर जो नारनौल है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, इसका भी पुराना नाम जो नारनौल नहीं था, इसे हम नंदीग्राम या फिर नवराष्ट्र के नाम से जानते थे। तो ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। अब आप सोचेंगे कि आपके सिलेबस में डिस्ट्रिक्ट्स नहीं दी गई हैं, बट आपको ना हरियाणा जीके में डिस्ट्रिक्ट जरूर पढ़नी होती है, क्योंकि मान लो अगर आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रही हूँ, इसी में इसके आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी लेवल वो सारा का सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मैं आपको आगे भी जितने टॉपिक्स दिए हैं वो सारे के सारे कराने वाली हूँ। भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम सिरे पर है। यानी कि ये जो महेंद्रगढ़ जिला है वो कहां पर लाई करता है, दक्षिण पश्चिम छोर पर आता है। ठीक है ना। इसकी सीमाएं राजस्थान के साथ में, मतलब राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। आप सभी को पता होना चाहिए। रेतीला भाग इसीलिए है, यहाँ पर जो दूसरी फसलें वो इसीलिए नहीं उग पाती हैं क्योंकि यहाँ पर ये किसके साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान कैसा एक ड्राई प्लेस है, सूखा प्लेस है, क्योंकि वहां डेजर्ट एरिया है। इस वजह से जो धूल है, मिट्टी है, वो उड़ उड़ कर कहां आती है, महेंद्रगढ़ में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोटे अनाज ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको, जैसे और दूसरी फसलें हैं, गेहूं है, इसके साथ साथ कपास है, इस तरीके की फसलें यहाँ पर ज्यादा नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर मिनरल्स भी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसको हम मिनरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल्स होंगे ना वो सभी मोस्ट ऑफ आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलने वाले हैं। तथा पूर्वी भाग जो है वो रेवाड़ी और उत्तर में ये भिवानी के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ आपको याद रख लेने हैं। जलवायु की बात कर लेते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में क्या होती है, इसकी जलवायु ठंडी होती है। यानी कि गर्मियों में गर्म है, सर्दियों में सर्दियों में ठंडा है। ठीक है ना। तो जलवायु कैसी है, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा रहता है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, महेंद्रगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले लिखा है चोरगुबुंद। चोरगुबुंद की बात की जाए तो ये स्मारक जो है जमाल खान अफगान शासक के द्वारा स्थापित स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया गया था। ये जमाल खान एक शासक था उस समय में जो महेंद्रगढ़ में रहता था और अफगान का था, अफगान से आया हुआ था। लेकिन इसने क्या किया, खुद की समाधि बनाने का सोचा। तो खुद की समाधि स्तंभ के रूप में उसने इसको बनवाया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर दफना देना। लेकिन बात ये कैसे था, शहर के बाहरों बाहर था, जिसकी वजह से जितने भी चोर होते थे ना वो सारे भागकर इसी में घुस जाते थे, यहीं पर छुप जाते थे, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, चोरगुबुंद पड़ गया। चोरों की वजह से क्या नाम रख दिया गया, चोरगुबुंद रख दिया गया। तो चोरगुबुंद पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, महेंद्रगढ़ टिक करने वाले हैं। जो जमाल खान शासक है इसकी समाधि स्थल होता था ये किसी समय में, लेकिन चोरों की वजह से, यानी कि चोर जो थे वो यहाँ पर आकर मतलब उन्होंने इस स्थान को घेर लिया, जिसकी वजह से क्या बन गया है, चोरगुबुंद के नाम से जाने लगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल महल की। जल महल की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो शाह कुली खान ने 1591 में करवाया था। तो ये पूछा जा सकता है, तो इसका निर्माण कब हुआ है, 1591 में हुआ है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे जो कूली होते हैं वो क्या करते हैं, सामान वगैरह ढोते हैं, तो आप ऐसे याद रखना, जो कूली है उसने क्या ढोया, जल ढोया। तो जल महल किसके द्वारा बनाया गया, शाह कुली खान के द्वारा बनाया गया है। कब बनवाया गया, 1591 में बनाया गया।
1578 में लाल सलेटी रंग से इसका निर्माण किया गया और 1591 में यहाँ पर जल महल बना है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरा बनकर तैयार होता है 1591 में। ये यहाँ पर मैंने बताया शाह कुली खान जो है पानीपत की सेकंड लड़ाई में इसने अकबर का साथ दिया था और इसने हेमू की जितनी बातें हैं ना वो सारी जाकर किसे बता दी थी, बैरम खान को बता दी थी। और इन्होंने बाद में जो ये शाह कुली खान है इसको ये महेंद्रगढ़ नारनौल का एरिया जो है वो गिफ्ट में दे दिया था, क्योंकि इसने किसकी हेल्प की थी, अकबर की हेल्प की थी। जैसे कुछ कुछ एरिया दे दिया, कुछ भूमि के टुकड़े दे दिए, तो इससे क्या हो गया, ये खुश हो गया। तो शाह कुली खान ने क्या बनवाया है, जल महल बनवाया है। कब बनकर तैयार हुआ है, 1591 में। इसके बाद यहाँ पर छत्ता राय मुकुंद दास की बात कर लेते हैं। इसे हम बीरबल के छत्ते के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां के शासनकाल में राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था। 5 मंजिला इमारत है ये और वर्ग की शेप में बना हुआ है, जैसे हम जो स्क्वायर बोल देते हैं उसकी फॉर्म में बना हुआ है ये, तो ये याद रख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मंदिर चामुंडा देवी, राजा नूनकरण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है, तो महेंद्रगढ़ में, और किसके द्वारा बनवाया गया, राजा नूनकरण के द्वारा बनाया गया है। रामनवमी पर यहाँ पर मेला भी लगता है। तो मंदिर चामुंडा देवी, राजा नूनकरण, और रामनवमी पर यहाँ पर क्या लगेगा, मेला लगेगा। ढोसी की पहाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में ना जाने कितनी बार पूछी गई है। ढोसी की पहाड़ी क्या है, कुलताजपुर गांव में है, 652 मीटर ऊंची पहाड़ी है। और चंवन ऋषि ने यहां पर क्या की थी, 7000 साल तक तपस्या की थी, इसीलिए ये फेमस है। चमन ऋषि वही है जिनके नाम पर आज आपको चमनप्रास देखने को मिलता है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई 7000 साल तक कैसे जी सकता है, तो ये तो ऐसी मान्यताएं हैं, इसमें लिखा है कहीं ना कहीं कि चमन ऋषि ने यहाँ पर 7000 साल तक तपस्या की थी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है, कुलताजपुर गांव में है, 652 मीटर ऊंची है। और ऐसा माना जाता है कि जो ढोसी की पहाड़ी है यहाँ पर 2 मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। उसमें से एक मंदिर 250 साल पुराना है और दूसरा मंदिर 100 साल पुराना है। और यहाँ पर ना अलग अलग, इस पहाड़ी पर अलग अलग कुंड भी स्थापित किए गए हैं, और ये अलग अलग कुंड है यहाँ पर, तो बस इतने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद बागोत है जो महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये एक एरिया, यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है। मोड वाला मंदिर है यहाँ पर रक्षाबंधन का मेला लगता है, और शिव भगवान का मंदिर है ये मोड वाला मंदिर। बालाकुंड तीर्थ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ के यहाँ पर बालाकुंड तीर्थ भी है। अब महेंद्रगढ़ के कुछ मेले हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 2-3 मेले ही हैं, जैसे बाबा भलाईनाथ का मेला, मसानी माता का मेला, खेड़े वाले बाबा का मेला लगता है। तो महेंद्रगढ़ के कुछ मेले हैं, भलाई की मसानी माता ने और खेड़े वाले बाबा का मेला लगा। तो महेंद्रगढ़ में क्या है, ऐसे याद रख लेना, महेंद्र ने भलाई की, मसानी माता की और खेड़े वाले बाबा का मेला लगा। महेंद्र ने क्या की, भलाई की, मसानी माता की, खेड़े वाले बाबा का मेला लगा। तो ये सारे पॉइंट ना याद करने की ट्रिक्स हैं ये बस, ठीक है ना। तो महेंद्र, भलाई, मसानी, खेड़े वाले बाबा, ठीक है, महेंद्रगढ़ के मेले हैं, इसको ऐसे याद रख लिया, पूछे जा सकते, एग्जाम में पूछते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर तो वैसे भी मेंशन किया गया है, तो इनको तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, यानी कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। सतीश कौशिक जी, आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ समय पहले सतीश कौशिक जी की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, बहुत एज्ड भी नहीं थे ये, 60 के आसपास से। इनकी एक बेटी है जो बहुत ज्यादा एज की नहीं है, छोटी ही है, और जो मतलब जैसे ये थोड़ी सी इनकी वीडियोस जो है वो वायरल भी हुई थी, आपने देखा होगा। तो ये सतीश कौशिक जो है वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले थे। और आपने देखा होगा अनुपम खेर जो है उनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो जो जब इनकी डेथ हुई तो रोए भी थे, तो आपने देखी होंगी वो वाली वीडियोज। तो सतीश कौशिक जो थे वो फिल्म डायरेक्टर महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते थे, यानी कि महेंद्रगढ़ के रहने वाले थे, और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, फिल्म डायरेक्टर थे, प्रमुख पर्सनालिटी है, और कहां से बिलोंग करते हैं, आपके महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि हैं, इनकी आपने अगर मान लो वीडियोस देखी होंगी सुरेंद्र शर्मा जी की, तो बहुत अच्छे व्यंग्य करते हैं ये, मतलब बहुत अच्छी अच्छी इनकी जो लाइंस होती हैं, हास्य कवि हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं चीजों को। तो सुरेंद्र शर्मा भी कहां से हैं, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। इसके बाद और बहुत बड़े लेवल के हास्य कवि हैं, बाबा रामदेव की बात कर लेते हैं, इनको तो आप सभी ही जानते हैं, ठीक है। तो बाबा रामदेव भी कहां से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। सैयद अलीपुर गांव में पैदा हुए थे, 2006 में इन्होंने योग पीठ की स्थापना की, ठीक है ना। तो सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद जैसे ये उत्तराखंड से भी पढ़ाई करने गए थे, उत्तराखंड में भी रहे काफी टाइम तक, उत्तराखंड में भी इनका एक योग पीठ स्थापित, एक ट्रस्ट स्थापित किया हुआ इन्होंने,
और पतंजलि के संस्थापक कहे जाते हैं, पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर भी यही कह सकते हैं, हम इनको ही कह सकते हैं, इनके द्वारा ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। पुस्तक लिखी है इन्होंने, इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है, माई लाइफ माई मिशन, और ये पूछी भी गई है। जैसे कई बार मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे ना मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, तब ये जो क्वेश्चन है उसमें आया हुआ था, माई लाइफ माई मिशन। इसके बाद मैंने आपको कहा था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके लिए जानी जाती है, मिनरल्स के लिए जानी जाती है, खनिज के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, सलेट का पत्थर है, संगमरमर है, एस्बेस्टस है, लोहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर महेंद्रगढ़ में खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ पर कुछ फसलें हैं जैसे बाजरा और सरसों, आपसे पूछा जा सकता है बाजरा और सरसों में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, तो आप क्या टिक करेंगे, महेंद्रगढ़ टिक कर देंगे। तो ऐसे याद रखना, बाजरे की रोटी और सरसों का साग कहाँ मिलता है, महेंद्रगढ़ में मिलता है। तो महेंद्रगढ़ किस चीज में प्रथम नंबर पर आता है, बाजरे में और सरसों में। तो बाजरे की रोटी, सरसों का साग, बाजरा और सरसों जो है वो कहां पर ज्यादा है, महेंद्रगढ़ में ज्यादा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बावड़ियों के शहर की। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। तो नारनौल, महेंद्रगढ़ को हम क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। इसके बाद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर लेवल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 2009 में हुई है। इसके लिए ना एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ के जो वीसी हैं वो टंकेश्वर कुमार हैं, पहले वो जीजेयू के वीसी थे, लेकिन अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर तो टंकेश्वर कुमार है, इसके साथ साथ जितने भी चांसलर होते हैं ना हरियाणा में, मतलब जो भी स्टेट होगी उनके जो चांसलर होंगे वहां के राज्यपाल होंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी सेंटर लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो चांसलर है ना वो राज्यपाल ना होकर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये याद रख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ढोसी की पहाड़ियों से क्या निकलती है, दोहान नदी निकलती है। और बागोद से पिपलाद ऋषि का क्या है, संबंध है। तो पिपलाद ऋषि का संबंध किससे माना जाता है, बागोद से कौन बिलोंग करते थे, पिपलाद ऋषि। शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा भी कहां पर है, ये नारनौल में है। तो ये याद रख लेना है, शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा कहां है, नारनौल, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है ना। इनका नाम था इब्राहिम सूरी। तो शेरशाह सूरी के जो दादा थे उनका नाम क्या था, इब्राहिम सूरी। वो सबसे पहले आकर यहीं पर रुके थे। तो वो उनकी जो ये मतलब नारनौल जो था ना, यहाँ पर इब्राहिम सूरी रहते थे, मतलब उनका जो प्लेस था। इसके बाद शेरशाह सूरी जो थे वो दिल्ली के पास में ज्यादा एक्टिव हो गए, इसलिए इन्होंने अपने दादा का मकबरा कहां बनवाया है, नारनौल, महेंद्रगढ़ में बनवाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है महेंद्रगढ़ से रिलेटेड, इनको जान लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में यूजफुल रहने वाली है और ये बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं है और आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर देगी। वैसे आपको बहुत ज्यादा टाइम में 1 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, लेकिन इस वीडियो में आप 2 डिस्ट्रिक्ट जानेंगे और इसमें आपका ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, टाइम बच जाएगा इसमें। हरियाणा में महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जो संपूर्ण क्या है, बीमित है। ठीक है ना। तो बीमित जिला कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है, पूर्ण रूप से बीमित जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 2009 में स्थापित की गई थी। ये पॉइंट मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। उदलाख ऋषि का आश्रम महेंद्रगढ़ के श्याणा नामक गांव में है। तो उदलाख ऋषि का आश्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो कहां पर है, महेंद्रगढ़ के श्याणा नामक गांव में है। ठीक है। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ के जिले में स्थित, आपसे पूछा जाए अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहां पर है, तो महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में अर्जुनायन गणराज्य भी स्थित था। तो ये मैंने सारी हिस्ट्री कराई हुई है हरियाणा की और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखी है। तो अगर आपका मन करता है देखने का तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको, कंप्लीट हिस्ट्री है हरियाणा की विद डिटेल के साथ में, तो वहां से आप देख सकते हैं। यह है बाबा रामेश्वरम धाम नारनौल से 25 किलोमीटर दूर स्थित बामनवास गांव में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर 10 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो ये इसीलिए हमारा पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक शिवलिंग है जो 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं हम, रामेश्वरम धाम नारनौल। रामेश्वरम धाम जो है नारनौल से 25 किलोमीटर दूर है और कौन से गांव में है, बामनवास गांव में है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और ये 10 फीट और यहाँ पर 10 फीट ऊंचा जो है वो शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसीलिए मंदिर जो है, इसकी जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है।
इसके बाद कुछ अदर्स पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है। शेरशाह की जन्मभूमि कहा जाता है। बीरबल के छत्ते के नाम से मशहूर है नारनौल। यहाँ पर राय मुकुंद दास का छत्ता जो है मुगल काल की झलक देता है। आपसे पूछा जा सकता है राय मुकुंद दास का छत्ता जो है वो किस काल में बना हुआ है, तो आपको क्या टिक करना होगा, मुगल काल में बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर इब्राहिम खान का मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ है। नारनौल में लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट भी स्थापित किया गया है। 1543 में यहाँ पर सतनामी विद्रोह हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो विद्रोह था ना, ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ये सतनामी ना कुछ नहीं है, एक ग्रुप है लोगों का, मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लिया। और ये जैसे कृषक थे, मजदूर थे या छोटे तबके के लोग थे, तो इस तरीके के जो लोग थे ना, उन सभी ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया सतनामी, ठीक है ना। तो सतनामी विद्रोह हुआ था और वो किसके समय हुआ, औरंगजेब के समय में हुआ था और 1543 में हुआ। तो वीरभान के नेतृत्व में सतनामी विद्रोह हुआ था, इतना याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नारनौल को क्या कहा जाता है, सिंहों का डहर भी कहा जाता था, तो ये याद रख लेना है। नारनौल को बावड़ियों का शहर भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। तो यहां तक आपकी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम जानेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाली है। अब हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप बोर मत होइएगा ऐसे, क्योंकि आपके लिए यूजफुल है ये क्लासेस, और ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप 2 डिस्ट्रिक्ट एक क्लास में कवर कर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना। यहाँ पर जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि ये कहां पर है, मैप में कहां आता है। हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में है, तो आपसे पूछा जाए ये पूर्व ये पश्चिम, इस तरफ यहाँ कहीं आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। इसके पूर्व में झज्जर है और रोहतक है, उत्तर में इसके हिसार है, दक्षिण में महेंद्रगढ़ और पश्चिम में राजस्थान राज्य है, यानी कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। और ये अपने साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है, पूर्व में इसके साथ रोहतक और झज्जर जिला सीमा बना रहा है, उत्तर में हिसार के साथ सीमा साझा कर रहा है, दक्षिण में महेंद्रगढ़ है और पश्चिम में राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, और ये क्षेत्रफल ना आपके 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि 2011 के बाद में कोई ऑथेंटिक डाटा इनके द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया जिसके आधार पर हम इसका अलग से डाटा पढ़े। बस आप इसको एक बार रीड कर लेना, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये चरखी दादरी जिला जो है इससे अलग कर दिया गया है और अब इनके जो एरियाज हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 4778 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा जिला था। लेकिन अगर आज आपसे पूछा जाता है, आज सिरसा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला है, तो सिरसा की बात की जाए तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट आज आपकी एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आज आपसे पूछा जाता है हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सी है, तो आपको सिरसा ही टिक करना है। उपमंडल की बात कर लेते हैं तो उसमें भिवानी है, सिवानी है और तोशाम है। तहसीलों की बात करेंगे तो भिवानी, भवानीखेड़ा, तोशाम, सिवानी आते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बस ये रीड करने के हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इनको रीड कर लेना। उप तहसील में बोंदकला और बहल है। खंड की बात करते हैं तो भवानीखेड़ा है, भिवानी है, तोशाम है, सिवानी, बहल, कैरू, बोंदकला, ये सब किस में आते हैं, खंड में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, पर्यटन स्थल। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की नीड होगी आपको। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो रेड रोबिन है यहाँ का पर्यटन स्थल, डेरंगो है, डेरंगो भिवानी ऐसे याद रखते हैं हम, डेरंगो भिवानी, और तोशाम के पंच तीर्थ फेमस है। जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, और ये जनसंख्या जो है चरखी दादरी के साथ में मिलाकर है 16 लाख प्लस जनसंख्या यहाँ निवास करती है। मैंने आपको जनसंख्या का एक फॉर्मूला बताया हुआ है, आपने शायद अगर मेरी पहले वाली क्लासेस देखी होंगी तब आपको पता होगा। तो जनसंख्या को याद करने का फॉर्मूला है FHBG। F से फरीदाबाद, H से हिसार, B से भिवानी, G से गुरुग्राम। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है 18 लाख प्लस, हिसार में 17 लाख प्लस, भिवानी में 16 लाख प्लस और गुरुग्राम में 15 लाख प्लस लोग रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जनसंख्या यहाँ की 16 लाख प्लस है। जनघनत्व की बात करते हैं तो 342 यहाँ का जनघनत्व है। साक्षरता दर भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 75% है, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ की जनसंख्या साक्षरता दर सिर्फ 65% ऐसे देखने को मिलेगी। लिंगानुपात 886 है। भिवानी के इतिहास की बात कर लेते हैं कि भिवानी का जो नाम है वो भिवानी कैसे रखा गया। भिवानी का जो पूर्व नाम था वो भानीग्राम था, पहले इसे भानीग्राम के नाम से जानते थे, जो बाद में
भिवानी, भिवानी आदि होते होते क्या बन गया, भिवानी बन गया। भिवानी जिले का इतिहास जो है बहुत ज्यादा प्राचीन है और इसका वर्णन की बात की जाए तो इसका वर्णन जो है ना वो आपको आईने अकबरी में देखने को मिलेगा। जो अकबर के समय में लिखी गई थी आईने अकबरी, उसमें भी भिवानी का वर्णन है। ऐसा कहा जाता था कि जो भिवानी है ना बहुत ज्यादा फेमस प्लेस था, व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और यहाँ से दूर दूर तक लोग व्यापार करने आते थे। तो भिवानी जो है ना वो क्या था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आज भी आप देखेंगे कि भिवानी में जो कपड़े वगैरह है, कपड़े की मार्केट वगैरह वो बहुत अच्छी है और बहुत रीजनेबल है। बीकानेर रेलवे लाइन निकलने से पहले भिवानी जो है राजपूतों का सिंह द्वार यानी कि मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यानी कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन बन गई जिसके बाद में जो व्यापारिक केंद्र है उसको यहाँ कुछ मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम हुई होगी। इससे पहले क्या था, ये एक मुख्य द्वार था इनका, राजपूतानों का सिंह द्वार कहा जाता था, यानी कि उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था। अमृतसर के बाद यह कपड़े की सबसे बड़ी मंडी थी और भिवानी को धर्मार्थ न्यासों की नगरी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर आपको पता है कपड़े मिल की स्थापना हुई, यहाँ पर कॉटन मिल की स्थापना की गई। इसकी वजह से यहाँ पर जो कपड़ा है ना वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिलता है और यहाँ पर सबसे अच्छी जो कपड़ों की मंडी हुआ करती थी, बहुत फेमस थे यहाँ के कपड़े। और भिवानी को क्या कहते हैं, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दानी और धर्म को मानने वाले, मंदिरों की अधिकता, इस वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, धर्मार्थ न्यासों का शहर कह देते हैं। हरियाणा, इसको मतलब जो भिवानी है उसको हम क्या कहते हैं, हरियाणा की काशी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत की छोटी काशी है। हरियाणा की छोटी काशी ये नहीं है, उत्तर भारत की छोटी काशी है ये। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, क्या है, उत्तर भारत की छोटी काशी है। हरियाणा की छोटी काशी की बात की जाए तो वो कैथल है, लेकिन ये उत्तर भारत की छोटी काशी है और हरियाणा की काशी है। कंफ्यूज नहीं होना, हरियाणा की काशी है, उत्तर भारत की, भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत की क्या है, ये छोटी काशी है, ठीक है ना। और हरियाणा की छोटी काशी की बात की जाए तो वो कैथल है। भिवानी के उत्तरी भाग में कछारी मैदानी इलाका और ये दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला है। मतलब भिवानी का जो नॉर्थ रीजन है वो मैदानी इलाका है और इसके साथ साथ ये अरावली, दक्षिण में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके साथ में। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आपको इस तरीके की फसलें नहीं देखने को मिलेंगी, यहाँ भी चना, मोटे अनाज, इस तरीके के जो फसलें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। भिवानी को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, भिवानी की स्थापना जो है ठाकुर नीम सिंह ने कोट अमरावत नामक स्थान से आकर 1433 में शुक्रवार के दिन भानी के साथ की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, किसके साथ में किया इन्होंने इसकी स्थापना, भानी के साथ में। कहां से आए थे ये, नीम कोट अमरावत नामक स्थान से आए थे और वहां से आकर 1433 में इसकी स्थापना भानी के साथ में की। भानी में 16 पाने, 5 बाजार और 12 दरवाजे हैं। भिवानी में क्या क्या आता है, 16 पाने हैं यहाँ पर, 5 बाजार है और 12 दरवाजे भी हैं यहाँ पर। जैसे आपके हिसार में 4 दरवाजे हैं, है ना, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नगोरी गेट, तालाकी गेट, वैसे भिवानी में 12 दरवाजे हैं। वहां पर गेट है, यहाँ दरवाजे बोल देते हैं। तो भिवानी में इस समय 5 धर्मार्थ औषधालय भी स्थापित किए गए हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अब भिवानी जिले को किस किस उपनाम से जाना जाता है उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से, वस्त्र नगरी के नाम से, छोटी काशी के नाम से, मंदिरों का नगर, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जितने भी इसके पॉइंट है ना वो याद रखने हैं। मिनी हाउस है ये, वस्त्र नगरी है, भारत की छोटी काशी है, मंदिरों का नगर है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज है और बॉक्सिंग का पावर हाउस है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, भिवानी में प्राचीन अवशेष स्थल कौन से हैं। तो यहाँ पर जो प्राचीन अवशेष स्थल है या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है या बहुत ज्यादा पुराने हैं या कुछ ऐसी साइट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने नौरंगाबाद, ठीक है ना, नौरंगाबाद है ये, औरंगाबाद नहीं है। नौरंगाबाद जो है भिवानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फेमस प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ से योध्या गणराज्य की क्या मिली थी, मोहरें मिली थी। तो ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है जो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाने वाली हूँ। वैसे मैंने आपको हिस्ट्री करा रखी है, प्ले लिस्ट है, मन करे तो देख लेना। अदरवाइज आगे मैं कोशिश करूंगी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको हिस्ट्री पढ़ाने की, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन की गई है। यहाँ योध्या गणराज्य की मोहरें मिली हैं। यहाँ पर एक टीला भी है जिसे नौरंगाबाद के टीले के नाम से जाना जाता है। तो नौरंगाबाद भिवानी में है, यहाँ ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से योध्या गणराज्य की मोहरें मिली हैं। यहाँ पर एक टीला है और इसे किसके नाम से जानते हैं, नौरंगाबाद के टीले के नाम से जानते हैं। नौरंगाबाद का टीला जो है 1980 में इसका पता लगाया गया था और यहाँ पर खुदाई कार्य 2011 में शुरू हुआ।
यहाँ से गुप्त पाषाण, कुषाण, युद्धकालीन सिक्के भी मिले हैं। औरंगाबाद से महात्मा बुद्ध की और साथ साथ उत्तर गुप्तकालीन भगवान शिव की मूर्तियां मिली है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये मूर्तियां कहाँ से मिली है। औरंगाबाद से किसकी मूर्ति मिली? महात्मा बुद्ध की। उत्तर गुप्तकालीन भगवान की मूर्तियां कहाँ से मिली है? ये भगवान शिव की मूर्तियां मिली, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इक्वली याद रख लेने हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। औरंगाबाद से क्या मिला है? महात्मा बुद्ध और उत्तर गुप्तकालीन भगवान शिव की मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मीठाथल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति 2 टीले प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में क्या थे? वहां पर टीले पाए गए थे, कहीं कहीं पर 3 टीले थे, कहीं कहीं पर 2 टीले थे। तो मीठाथल में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। जैसे एक पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। यहां से भी 2 टीले मिले हैं, जिसमें से एक पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा में कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट्स है जहां से 2 टीले मिले हैं? तो मीठाथल है। साथ साथ मीठाथल से ना कुछ मोहरें मिली है, मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है। और समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। पश्चिमी, ये बस ऐसे इसकी जो एरिया, ऊंचाई वगैरह लिखिए, इसको पढ़ने की नीड नहीं है आपको। इसके बाद तोशाम की बारादरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, ये तोशाम की जो बारादरी थी, इस तरीके से इनका एक प्लेस था, बीच में ऐसे बैठते थे और यहाँ पर 12 दरवाजे लगे हुए थे, 12 ऐसे इस तरीके से रूम थे, जिसमें से जैसे हम मान लो पृथ्वीराज चौहान यहाँ बीच में बैठे हैं, तो 12 के 12 दरवाजों में नहीं दिखाई देता था। तो ये क्या थी? इनकी कचहरी थी। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या फिर तोशाम की बारादरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर पृथ्वीराज चौहान के किले की बात की जाए तो वो यहाँ पर नहीं है, वो आपके हांसी में है। अब यहाँ पर भिवानी में शिक्षण संस्थान की हम बात कर लेते हैं। तो भिवानी में सबसे फेमस तो एक आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही है, जो आपके एचटेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो इसकी स्थापना की बात की जाए, जैसे आज आप यहाँ पर देखते हैं कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी में है। लेकिन पहले ना ये भिवानी में नहीं था। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, जैसे आपको पता है हरियाणा राज्य जो 1966 में बना, इसके 3 साल बाद यानी कि 1969 में, कल मैंने आपको 1969 से एक बात और याद करवाई थी, याद हो तो आपको, अगर आपने क्लास देखी हो तो, मिट्टी लवणता संस्थान बताया था मैंने, 3 साल बाद स्थापित किया गया था। 1969 में CCSRI करनाल में स्थापित किया गया था। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना। तो यहाँ पर 1969 में ही आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है और ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाता है। लेकिन बाद में 1981 में इसको क्या कर दिया गया, हमने से चंडीगढ़ से भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया, जो आज भी एज इट इज कहां पर काम कर रहा है? भिवानी में ही काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद है यहाँ पर TITS, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, जिसे हम टीट्स के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ पर सूती कपड़े की मिल भी स्थापित हुई, तो वो बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका TITS, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस है, ये 1937 में स्थापित हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है 2014 में स्थापित की गई और अब भी यहाँ पर काम वगैरह चलता रहता है। अब ये मतलब जो है ना, यहाँ पर इसको चालू कर दिया गया, मतलब अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स वगैरह, कुछ धाम, इनकी बात कर लेते हैं। तो भिवानी में स्टार मॉन्यूमेंट, जिसे हम स्टार स्मारक या फिर श्री परम संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है यहाँ पर, जिनको बड़े महाराज के नाम से जाना जाता है। ये स्मारक 88 फीट लंबा बिना किसी खंबे के बनाया गया है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि संत ताराचंद जी महाराज की कुटिया या समाधि कहां पर है, या स्टार मॉन्यूमेंट कहां पर है? तो आप क्या टिक करेंगे? ये आपके भिवानी में है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद देवसर धाम इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर माता का मेला लगता है, रानी सती दादी से संबंधित है। मोटी माता का मेला भी यहाँ पर लगता है। दुर्गा माता का अवतार कही जाती है रानी सती दादी, ठीक है ना। तो याद रखना है। जोगी वाला मंदिर, ये भी भिवानी में है और शिव जी को समर्पित है। अष्टकुंड और पंचतीर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टकुंड कह लेते हैं हम इसे, या पंचतीर्थ कह लेते हैं। भिवानी के तोशाम में पानी के 8 कुंड हैं, जिसमें मतलब तोशाम में बने हुए ये 8 कुंड हैं, जिसमें पंच तीर्थ हैं, 5 तीर्थ हैं, जिसे पांडव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे ना, जब अज्ञातवास के लिए गए थे तो वो यहाँ पर रुके थे और उनके द्वारा ही ये कुंड वगैरह जो है वो स्थापित किए गए थे, इसीलिए ये फेमस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पांडवों ने 13 दिन अज्ञातवास में बिताए थे। इसके बाद यहाँ पर भिवानी जिले में कुछ सिंचाई साधन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जूही सिंचाई योजना है, जो मैं रिवर्स के टॉपिक में भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। भिवानी जिले में क्या है? जूही सिंचाई योजना है। लोहारू सिंचाई योजना कहाँ पर है? भिवानी में। इसे ही हम
इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। भिवानी उत्थापक सिंचाई या फिर हम लिफ्ट परियोजना कह देते हैं इंग्लिश में इसे, ये वीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जानी जाती है। अब ये वीएन चक्रवर्ती जी आपके हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे थे, लगभग 9 साल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। फेमस पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। हरियाणा की कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जिसमें से आप सभी जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी, जो आपके हरियाणा के 2 बार सीएम रहे। 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। जब आपके देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तो ये आपके देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी सेंटर में इन्होंने काम किया था। इंदिरा गांधी के साथ में बहुत समय तक इन्होंने काम किया। उनके बेटे संजय गांधी जो थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो चौधरी बंसीलाल जी 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में जन्म हुआ इनका। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। पहले कांग्रेस में थे लेकिन बाद में कांग्रेस को त्याग दिया था इन्होंने। इसके बाद सेकंड है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जो है ये मुक्केबाज हैं और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पहले ऐसे थे जो मुक्के ओलंपिक में मेडल लेकर आए थे। मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक मेडल लाने वाले विजेंद्र सिंह, जिनका जन्म हरियाणा के भिवानी में होता है, कालूवास में पैदा हुए थे और भिवानी बॉक्स बीबीसी से इन्होंने मतलब जो बॉक्सिंग वगैरह वो सीखी थी, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के ही स्टूडेंट रहे हैं। तो विजेंद्र सिंह ओलंपिक में मेडल लेकर आए, पहला मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे 2008 में। कालूवास में जन्म हुआ था। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और साथ साथ पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कविता चहल की। कविता चहल भारतीय मुक्केबाज हैं, 8 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और साथ साथ अर्जुन अवार्डी हैं, भिवानी से बिलोंग करती हैं। ये जगदीश सिंह जो है इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। आज आप जितने भी मुक्केबाज और ये सब देखते हैं ये सभी बीबीसी की देन है। तो जगदीश सिंह क्या है, मुक्केबाज कोच हैं। 2003 में इन्होंने किसकी स्थापना की है, बीबीसी की, यानी कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त 1967 को सिवानी भिवानी में पैदा हुए थे। 2012 में आम आदमी पार्टी का इन्होंने गठन किया। प्रदीप सांगवान की बात करेंगे तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हवा सिंह जो है ये बॉक्सर है। जैसे जगदीश सिंह और हवा सिंह दोनों ही एक तरीके से दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर ही जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है उसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर पूजा बोरा भारतीय मुक्केबाज है। मनीष कौशिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मनीष कौशिक जरूरी है आपके। ये 11 जनवरी 1996 को देवसर भिवानी में पैदा हुए हैं और ये भिवानी से बिलोंग करने वाले हैं मनीष कौशिक। भिवानी का सबसे पहला ग्रामीण बैंक जो है ये भी मतलब भिवानी में स्थापित हुआ था। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है ये 1985 से 86 में स्थापित किया गया भिवानी में। भिवानी में छोटा चिड़ियाघर है, 3 चिड़ियाघर है हमारे यहाँ पर, जिसमें से भिवानी में क्या है, छोटा चिड़ियाघर आता है, जिसमें से BPR से हम इसको याद रखते हैं, भिवानी, पीपली और रोहतक। भिवानी में छोटा चिड़ियाघर है, 82 से 83 में बना था। जो और चने में भिवानी नंबर 1 पर आता है। भिवानी में टेक्सटाइल मिल 1937 में स्थापित हुई है और सूती वस्त्र की जो पहली मिल है वो 1945 में स्थापित हुई थी। तो पहले टेक्सटाइल मिल लगी, फिर सूती वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1945 में लगी है। यहाँ पर भीम स्टेडियम है। सौर विद्युत सेंटर भिवानी के नांदा में स्थापित किया गया है। रेड रोबिन और बैया पर्यटन स्थल कहां पर है, ये भिवानी में है। तो ये आज आपकी क्लास जो है इसमें मैंने आपको 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करा दी है। पहली मैंने आपको पढ़ाई महेंद्रगढ़ एंड देन सेकंड मैंने आपको पढ़ाई है भिवानी। तो आपको ये दोनों समझ में आई होंगी। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए CDP के और इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है यहाँ पर मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ।